हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर ने कहर बरपा दिया है। इसी बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। देश में कोरोना का कहर बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। पहली बार देश में 3,86,452 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में नए मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 3,498 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 13,947 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जिसमें सिरसा में 492, अंबाला में 487 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 97 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,74,145 पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया। पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। सिरसा, रोहतक, सोनीपत, करनाल में भी वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज कोरोना वैक्सीन की उन्होंने पहली खुराक ली है। सीएम ने लिखा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना योगदान दें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विज ने अपने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 400 बेड का अस्पताल भी जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं करवाया। सरकार के पास इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जानकारी न होने के चलते ऑक्सीजन देने में दिक्कतें आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी सीएमओ को आदेश जारी कर कहा कि किसी भी तरह की वीआईपी मूवमेंट के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना मरीजों के इलाज और भर्ती में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। विज ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद अब विदेश से भी मदद हरियाणा के कोरोना मरीजों के लिए आनी शुरू हो गई है। यूएसए बेस्ड एनजीओ ने हरियाणा को 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने का वादा किया है।
जिसको लेकर 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की है। इसे जल्द ही एयरलिफ्ट करने के लिए आग्रह किया गया है। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों की मदद के लिए एक बार फिर हाथ आगे बढ़ाया। गोपाल कांडा ने निजी कोष से 1 करोड़ रुपए जनता के लिए जारी किए। इस राशि से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे, जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। इसी के साथ गोविंद कांडा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना से खुद भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। महम कस्बे में खिलाड़ियों की राह देख रहे साइज सेंटर को कोविड सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में 50 बेड होंगे, जिसमें 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए होंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली, पानी, खाने पीने तक सब प्रबंध होगा। जांगड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वहीं सेंटर के साथ लगती किसान हवेली में मरीजों के साथ आने वाले लोग रह सकेंगे। पंचकुला में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को पंचकुला में 552 नए कोरोना के मामले सामने आए। जबकि 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि पंचकुला में अब 2554 एक्टिव केस हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोहाना उपमंडल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 700 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। गोहाना अस्पताल का 1.5 दर्जन स्टाफ भी कोरोना की चपेट में है। कोरोना ने अंबाला में अब ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बाल सुधार गृह में भी 31 बाल बंदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अंबाला की बाल सुधार गृह में बंद 31 बाल बंदियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुधार गृह में से 85 सैंपल लिए थे, जिसमें से 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 90 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। साथ ही शहर की 70 रिहायशी कॉलोनियों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा है। इन रिहायशी कॉलोनियों को लार्ज आउटब्रेक रीजन में रखा गया है। साथ ही इन इलाकों में अब आने और जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आंदोलन कर रहे किसानों को कोरोना वैक्सीन देने की पहल में झज्जर स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। विभाग की ओर से ढांसा बॉर्डर पर किसानों को वैक्सीन की डोज दी गई। भाकियों के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर सहित काफी आंदोलनरत किसानों ने वैक्सीन लगवाकर कहा है कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। देश में 1 मई से वैक्सीनेशन का एक और दौर शुरू हो जाएगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 मई से शुरू होने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है।
स्वास्थ्य विभाग आश्वस्त है कि पूरी तैयारी है और अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री वैक्सीनेशन की जाएगी। रादौर के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 दिन से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया है। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन यहां पिछले 2 दिन से वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर अस्पताल में वैक्सीन नहीं है तो संबंधी संदेश भी उनके मोबाइल में भेजना चाहिए। गुरुग्राम में चारों ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से कोविड अस्पतालों में भर्ती सैकड़ों मरीजों की जान पर संकट मंडराने लगा है। कल देर रात से मानेसर के 2 प्लांटों में, जबकि सेक्टर 16 और सेक्टर 10 प्लांट में ऑक्सीजन टैंक खाली हो गए। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बना कंटेनर को मानेसर के प्लांट में पहुंचाया गया। जहां से निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, वहीं मानेसर के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मजबूर परिजनों की माने तो सब सुबह से इंतजार कर रहे हैं तो बस ऑक्सीजन का, लेकिन मिल नहीं पा रही है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया और इस दौरान जिला उपायुक्त श्यामलाल पुलिया ने पहले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से हर रोज लगभग 45 ऑक्सीजन चिकित्सा सिलेंडर के बराबर उत्पादन होगा, जिससे जिले के सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन के लिए निर्भरता कम हो जाएगी। प्रोफेसर जोगेंद्र की माने तो 24 घंटे में करीबन 40 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो सकेंगे और एक दिन में करीबन 2000 ऑक्सीजन गैस तैयार हो पाएगी। सिरसा में देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडरों की 3 गाड़ियां पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा सिलेंडर थे। इसकी सूचना पाकर जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ सिलेंडर लेने पहुंचे। अनुमति दिखाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए। गुरुग्राम में ऑक्सीजन का संकट खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। आपको बता दें कि बीते 2 हफ्ते से साइबर सिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की काफी किल्लत देखने को मिल रही थी। ऑक्सीजन न मिलने के चलते गुरुग्राम में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। सिरसा में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए डबवाली रोड पर एजेंसी के बाहर जुट रहे हैं। निजी अस्पताल में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते रेफर किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों के परिजन खुद गैस सिलेंडर का प्रबंध करने के लिए सुबह से ही एजेंसी के बाहर जुटे रहे। महम के सरकारी अस्पताल में कोरोना की कोई दवाई नहीं मिल रही है। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के परिजनों ने बताया है कि उन्होंने परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी ज्यादा खराब स्थिति थी। जिसे परिजनों ने ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा और अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन लगाने की बजाय रोहतक रेफर कर दिया। वहीं एसएमओ से जानकारी लेनी चाहिए तो वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले।
हरियाणा रोडवेज की बस में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें सामने आई। फतेहाबाद डिपो की बस सिरसा से हिसार के लिए जा रही थी कि डिंग के पास रोडवेज की बस में सवारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि कोविड-19 के तहत सरकार ने हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में 50% सवारियां ही बैठाने के आदेश दिए, लेकिन ज्यादा सवारियां उठाने के चक्कर में नियमों को दरकिनार करने में निजी बस संचालक चूक नहीं रहे। सरकार के आदेश के अनुसार 2 सवारियों वाली सीटों पर केवल एक ही सवारी बैठेगी, जबकि 3 सवारियों वाली सीटों पर 2 सवारियां बैठेगी। रतिया पुलिस भी इन दिनों अलर्ट मोड पर है। 6 बजे के बाद दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। जिला पुलिस कप्तान की ओर से 6 बजे के बाद उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद करवाने के आदेश दिए गए। गोहाना से मजदूरों ने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूरों की माने तो बीते साल कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों ने देश के कई हिस्सों से पलायन किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से वही हालात पैदा कर दिए। लॉकडाउन से डरे प्रवासी मजदूर स्पेशल बसों के जरिए यूपी बिहार अपने गांव के लिए पलायन करने लगे हैं। वहीं दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने से प्रवासी मजदूरों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। इसी के चलते गोहाना से रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने लगे हैं। जाखल में समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवा वर्ग का विशेष योगदान रहा। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। रक्तदाता रोहित का कहना है कि उसको आज पहली बार रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। गोलाचिका में वार्ड नंबर 9 के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने अब जल्द समस्या समाधान न होने पर पब्लिक हेल्थ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल मुख्यमंत्री के जींद दौरे पर वो आए थे और नागरिक अस्पताल का जायजा लिया, लेकिन उनके जाने के बाद किसान मेरे निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने साजिश करते हुए मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बेटे और भतीजे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की होने वाली महापंचायत में पहुंचने वाले किसानों से विनती करना चाहता हूं कि जिन भी शरारती तत्वों ने मुझे बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। इस बीच अब किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऐलान किया कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और मजदूर धरने पर एकजुट होंगे। किसान संगठनों का कहना है कि वो 1 हफ्ते से गांव में घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को गुरु तेग बहादुर का 400 गुरु पर्व मनाया गया। सिंघू बॉर्डर पर फूलों से स्टेज को सजाया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद गुरु पर्व मनाया गया। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में उत्साह भरने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं बलदेव सिरसा ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार कोरोना के नाम से हमें डराने का प्रयास कर रही है। .
कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए भिवानी में धारा 144 लागू की गई, जिसके बाद भी गुरुवार को प्रेमनगर गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस मामले में राकेश टिकैत समेत 6 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। एनआईटी फरीदाबाद के नंगला गुजरान में ग्रामीणों ने अपने गांव के डिपो होल्डर पर पूरा राशन नहीं बांटने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत लेकर सभी ग्रामीण फरीदाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से करने पहुंचे। लोगों ने आरोपी डिपो होल्डर सत्येंद्र फड़ाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सत्येंद्र फड़ाना की मनमानी और दादागिरी से परेशान होकर ही वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पहुंचे हैं। नांगल चौधरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम में छापेमारी की, जहां पुलिस ने गुटखा और तंबाकू का भंडार सील किया है। पुलिस को आशंका है कि भंडारण के जरिए गुटखे की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। भिवानी के पंचवटी गेस्ट हाउस से देह व्यापार के आरोप में 3 युवतियों और महेश बंसल नामक एक शख्स को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। एसएचओ पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। भिवानी में दलालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बीते दिनों नहर के रेत में एक युवक का शव मिलने की पुलिस को जानकारी मिली थी। जिसके बाद मामला सीआईए 2 करनाल की टीम को सौंपा गया। मामले की जांच करते हुए सीआईए 2 ने बलड़ी गांव के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चलते ही ये सब कुछ घटना हुई है। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर राम विचार वाटिका छोटा बांस के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 युवक घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जगाधरी निवासी चारों युवकों को यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। नांगल चौधरी के राव तुलाराम चौक के पास एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर तक डंपर चालक का पीछा किया। फरीदाबाद के एसडीएम नगर सी ब्लॉक में शुक्रवार को एक घर में अचानक इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई। परिवार वालों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी ब्लास्ट हो गई। बैटरी ब्लास्ट के बाद पूरे घर में आग लग गई, जिसके बाद घर में रखा हुआ एक सिलेंडर भी फट गया और एक कमरे की दीवार टूट गई। हरिद्वार कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना विस्फोट शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरिद्वार में 83 श्रद्धालु गए थे, जिसमें से केवल 81 की ही जानकारी मिल पाई है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना से शुक्रवार सुबह निधन हो गया। आपको बता दें कि 1989 से 90 और फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का शुक्रवार को निधन हो गया। चंद्रो तोमर कोरोना से पीड़ित थी और मेरठ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
मंगलवार को मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी मिली थी। सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेलीविजन पत्रकारिता जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। कुछ दिन पहले रोहित कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।